कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर मकोटो को, जो कि एक लॉटरी जीता था और वो लॉटरी में जीता था एक काफी बड़े स्कूल के अंदर एडमिशन। मकोटो इससे काफी खुश होता है एंड जब वह स्कूल के अंदर पहुंचता है तो वो स्कूल के अंदर कदम रखते ही बेहोश हो जाता है। एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक कमरे में था एंड उस कमरे के अंदर काफी सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। उसे वहाँ पे एक पेपर भी मिलता है जिस पे लिखा था कि उसे मेन ग्राउंड में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। एंड जब मकोटो मेन ग्राउंड में पहुंचता है तो उसे उसके जैसे ही और भी स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। मकोटो सयाका को छोड़ के वहाँ पे और किसी को नहीं जानता था। हमें पता लगता है कि बचपन में सयाका और मकोटो एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन तभी वहाँ पे आता है स्कूल का सेल्फ प्रोक्लेम्ड हेडमास्टर, जो कि असल में एक रोबोटिक रिमोट कंट्रोल्ड भालू था। वो वहाँ पर आकर उन सभी बच्चों से कहता है कि आज से वो सभी लोग इसी स्कूल में हमेशा के लिए रहेंगे और यहाँ से पास आउट होने के लिए उन लोगों को अपने ही क्लासमेट्स को मारना होगा। ये आइडिया किसी को भी पसंद नहीं आता, इसलिए जितने भी बच्चे वहाँ पे होते हैं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं उस स्कूल से बाहर निकलने के लिए। काफी दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। बट तभी उन सभी को एक रूम में बुलाया जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल भालू, जिसका नाम मोनोकुमा है, वो उन सभी स्टूडेंट्स को एक एक वीडियो दिखाता है जिससे उनके अंदर मोटिवेशन आए अपने क्लासमेट्स को मारने की। मकोटो देखता है कि उसके परिवार के साथ कुछ गलत हो सकता है अगर वो अपने क्लासमेट्स को नहीं मारेगा तो। ऐसा ही सिमिलर सा सीन सायाका के साथ भी होता है एंड वो ये सब देखकर काफी डर जाती है। बट मकोटो उसे शांत कराते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ बाहर ले जाऊंगा। देन उन सभी स्टूडेंट्स को उनका कमरा दे दिया जाता है। मकोटो की कमरे में उसके बाथरूम का डोर थोड़ा सा खराब था, लेकिन तभी वहाँ पर सयाका आती है और वो हमारे मकोटो से रूम स्विच करने की बात करती है क्योंकि सयाका को लग रहा था कोई उसे मारना चाह रहा है। मकोटो उसके लिए हाँ कह देता है एंड वो सयाका के रूम में ही अपना टाइम स्पेंड करता है। और कल सुबह जब वो सयाका से मिलने जाता है अपने रूम में तो मकोटो देखता है कि उसके बाथरूम में सयाका को किसी ने स्टैब करके मर्डर कर दिया है। मकोटो को ये देखकर काफी बुरा लगता है और उससे काफी गुस्सा भी आता है कि तभी प्रिंसिपल मोनोकुमो कहते हैं कि तुम्हारे किसी क्लासमेट ने ही सयाका को मारा है और किलर कौन है इसका पता उन लोगों को खुद ही लगाना होगा। और अगर उन लोगों ने सही किलर का पता लगा लिया तो उस किलर को मौत की सजा दे दी जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने किसी मासूम स्टूडेंट को किलर बदलाकर एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया तो असली किलर को छोड़कर उनकी पूरी क्लास को ही एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और ऑफ कोर्स ये चीज किसी को भी पसंद नहीं आती, इसलिए जुनको नाम की एक लड़की प्रिंसिपल मोनोकुमो को मारने लगती है और उनकी डिसरिस्पेक्ट करने लगती है। बट तभी एज अ पनिशमेंट कुछ भाले जमीन के अंदर से बाहर आते हैं और वो जुनको को स्टैब करके वहीं मार देते हैं। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद सभी बच्चों के फोन में डिटेल्स आ जाती है सयाका के मर्डर के बारे में। एंड क्योंकि डिटेल्स में साफ साफ लिखा हुआ था कि सयाका की डेथ मकोटो के बाथरूम में हुई है तो मकोटो सभी लोगों का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। लेकिन फिर भी वो लोग मकोटो के रूम में जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड उन्हें कुछ एविडेंसेस मिलती है, जैसे कि सयाका को स्टैब करके मारा गया था एक किचन नाइफ से। एंड सयाका की बॉडी के पीछे सयाका ने एक मैसेज भी छोड़ रखा था जो कि था 11037। अपनी तहकीकात खत्म करने के बाद जब स्टूडेंट कोर्ट रूम में जा रहे थे तो क्योको नाम की एक लड़की मकोटो को एक एडवाइस देती है। एंड देन हम देखते हैं कोर्ट रूम में आओई, जो कि एक स्विमर है, और साकुरा, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो उन सभी को बताते हैं कि जिस नाइफ से सयाका का मर्डर हुआ था वो नाइफ पूरे टाइम में किचन में ही था, बट लास्ट टाइम जब सयाका किचन में विजिट करी थी उसके बाद से ही वो नाइफ गायब था। क्योका भी आगे मकोटो की इनोसेंस प्रूफ करते हुए कहती है कि असल में सयाका ने ही किसी न किसी को बुलाया था उसके रूम में ताकि वो उस बंदे को मार सके और सारे का सारा इंजाम मकोटो के सर पे आ जाए। बट चीजें उसके प्लान के हिसाब से नहीं गई। एंड क्योंकि मकोटो के शावर का डोर टूटा हुआ था इसका मतलब मकोटो मर्डरर नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके शावर के डोर की चाबी थी और वो इजीली उस दरवाजे को खोल सकता था, उसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड देन मकोटो कहता है उसी कोड के बारे में जो कि दीवार पे लिखा हुआ था 11037। एंड इस कोड को जब तुम उल्टा करते हो तो एक वर्ड बनता है जिसे हम रीड कर सकते हैं, लियोन। एंड इसका मतलब किलर और कोई नहीं बल्कि बेसबॉल प्लेयर लियोन ही है। एंड इसकी सबसे बड़ी एविडेंस थी उसकी खुद की शर्ट जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था और वो उसको हटाना ही भूल गया था। और धीरे धीरे करके सभी बच्चे लियोन के खिलाफ अपने एविडेंसेस देते हैं। प्रिंसिपल मोरोकुबो भी फाइनली लियोन को एग्जीक्यूट कर देता है काफी सारी बेसबॉल बॉल से मार मार कर। रात को कियोका मकोटो को कंफर्ट करने के लिए कहती है कि वो जो मैसेज सयाका ने लिखा था वो शायद मकोटो को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लिखा था। अगले दिन प्रिंसिपल मोनोकुमो सारे स्टूडेंट्स को एज अ रिवॉर्ड सेकंड फ्लोर की की दे देते हैं जिससे वो लोग लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाते हैं, साथ ही साथ स्विमिंग पूल को भी, जहाँ पे जेंडर डिवाइडेड चेंजिंग रूम था। सभी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में छानबीन करते हैं और उन्हें वहाँ पे एक टूटा हुआ लैपटॉप मिलता है और साथ ही साथ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उनकी एकेडमी तो काफी वक्त पहले ही बंद हो चुकी है। सेकंड फ्लोर को एक्सप्लोर करते वक्त मकोटो देखता है अकावा को, जो कि असल में एक राइटर है, और उसे क्रश है ब्याकुयापी, जो कि एक काफी कूल और कोल्ड हार्टेड सा बंदा है। आगे जाते वक्त वो मांडो, जो कि एक बाइकर है, और क्योटा का, जो कि इनका हॉल मॉनिटर है, उनको भी नोटिस करता है, जो कि एक एंड्योरेंस बैटल कर रहे थे। एंड
एंड क्योंकि उन दोनों ने साथ में काफी टाइम स्पेंड कर लिया था तो वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। बट तभी प्रिंसिपल मानाकुमा अनाउंस करते हैं कि अगर 24 घंटों में कोई नेक्स्ट किलिंग नहीं हुई तो वो सभी के सीक्रेट पब्लिक कर देंगे। और अगले दिन हम देखते हैं कि चिहिरो का मर्डर हो चुका है और वो एक प्रोग्रामर थी और उसे मारा गया था बॉयज चेंजिंग रूम में। किसी ने उसे मारकर क्रूसिफाइड पोजीशन में रख दिया था। सभी लोग अपनी छानबीन उस रूम के अंदर स्टार्ट करते हैं। उन्हें काफी सबूत भी मिलते हैं बट वो उतने कुछ स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन तभी सेलेस्टिया नाम की एक गैमलर जो कि उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में एक स्टूडेंट थी, वो कहती है कि उसने पिछली रात को चिहिरो को देखा था। मीनवाइल अकावा अभी भी उसके कमरे में ही थी और जब उसे नीचे बुलाया जाता है तो वो आने से मना कर देती है, ये कहकर कि ब्याकुया से उसका कोई सीन उल्टा हो रखा है इसलिए वो अभी नहीं आ सकती। इसके बाद हम देखते हैं सभी बच्चे कोर्ट रूम में आ चुके होते हैं और सबसे पहला आर्ग्यूमेंट देता है ब्याकुया। ब्याकुया कहता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है और वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि दी जेनोसाइडर है। ऐसा कहने के तुरंत बाद ही वो अपनी उंगली अकावा की तरफ पॉइंट करता है और कहता है दी जेनोसाइडर और कोई नहीं बल्कि अकावा ही है, या फिर कहूँ तो अकावा की दूसरी पर्सनैलिटी है। ये सुनकर अकावा को काफी बड़ा शॉक लगता है और अकावा बेहोश हो जाती है और जैसे ही रियल अकावा बेहोश होती है तो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी द जेनोसाइडर टेक ओवर कर लेती है। द जेनोसाइडर एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे सीरियल किलिंग करना पसंद है, लेकिन ये मर्डर उसने नहीं किया क्योंकि वो अपने सीरियल किलिंग्स के अंदर सीजर्स का इस्तेमाल करती है। एंड उसकी बात एक्चुअल में सही थी, इसलिए अब सबका शक जाता है ब्याकुया के ऊपर। बट ब्याकुया को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तभी मकुटो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि चिहिरो की बॉडी बॉयज चेंजिंग रूम में पहुंची कैसे। कि तभी क्यूका कहती है चिहिरो एक्चुअल में एक लड़का था जो कि क्रॉस ड्रेसिंग करता था एज अ फीमेल। सभी लोग ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि तभी गैमलेट सेलेस्टिया वापस से कहती है कि उसने पिछली रात को चिहिरो को देखा था। एंड इसी कन्वर्सेशन के बीच में गलती से मांडू बता देता है कि चिहिरो ने कल रात को किस कलर की जर्सी पहनी थी। एंड उसकी इस गलती की वजह से सभी को पता लग जाता है कि कल रात को मांडो ने ही चिहिरो को मारा था। मांडो जो कि अब कुछ कर नहीं सकता था वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने चिहिरो को मारा था। प्रिंसिपल मानाकुमा उन सभी को बताते हैं कि चिहिरो बचपन से ही काफी वीक फील करता था एंड इसी वजह से चिहिरो क्रॉस ड्रेसिंग करता था और एक दिन उसने यही बात मांडो को बताई, ये सोचकर कि मांडो उसे एक अच्छा लड़का बनने में मदद करेगा। बट मांडो को जिसका भाई मर चुका था उसे काफी गुस्सा आ रहा था चिहिरो पे, क्योंकि कहीं ना कहीं चिहिरो की वजह से उसका भाई मरा था। तो इसलिए गुस्से में आकर मांडो ने चिहिरो को मार दिया। और अब जब मांडो गिल्टी हो चुका था तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसे एक बाइक पे बैठा के इतनी जोर जोर से घुमाया जाता है कि उसका बटर ही बन जाता है। मांडो के एग्जीक्यूशन से क्योटाको को काफी ज्यादा शॉक लगता है और वो थोड़ा डिमोटिवेटेड सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल मोनाकुमा को जो कि किसी मिस्टीरियस पर्सन से बात कर रहे थे किसी 16th स्टूडेंट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट डे होता है और प्रिंसिपल मोनाकुमा उन्हें 3rd फ्लोर की भी की दे देते हैं, जहाँ पे एक आर्ट रूम होता है, एक प्ले रूम होता है एंड एक फिजिक्स लैब होती है। इससे पहले कि स्टूडेंट उस फ्लोर को इन्वेस्टिगेट करते प्रिंसिपल मोनाकुमा अनाउंस करते हैं एक 10 बिलियन येन का प्राइज मनी। वो कहते हैं ये प्राइज मनी उस स्टूडेंट को मिलेगा जो यहाँ से सक्सेसफुली पास आउट हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स ये उसको मिलेंगे जो लास्ट तक सरवाइव कर पाएगा। हालांकि कोई भी स्टूडेंट इससे कुछ ज्यादा इम्प्रेस होता नहीं है। बट उसके बाद हम देख पाते हैं चेंजिंग रूम का सीन, जहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्कवर करते हैं चिहिरो का एक लैपटॉप जो कि उसने उसके लॉकर रूम में छोड़ा था मरने से पहले। एंड उस लैपटॉप में उसने एक एआई सेटअप कर रखा था जिसका नाम था अल्टर ईगो। अल्टर ईगो उस लैपटॉप की सभी फाइल को डिक्रिप्ट करने में उन स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। बट क्योटाका अल्टर ईगो से पूछता है कि क्या वो उसे उसकी डेथ का जिम्मेदार मानती है। एंड इसके ऊपर अल्टर ईगो मांडो का कैरेक्टर बनाकर उससे कुछ वर्ड्स बुलवाता है क्योटाका के लिए, जिससे क्योटाका काफी ज्यादा ही मोटिवेटेड हो जाता है। I mean, काफी ज्यादा ही। बट तभी अल्टर ईगो उन्हें एक फोटो दिखाता है जिसमें लियोन, चिहिरो और मांडो साथ में थे, जो कि उन्होंने कभी खुद खींची ही नहीं थी। इसका मतलब अल्टर ईगो में सच में काफी ज्यादा पावर है। बट तभी अल्टर ईगो को लेकर क्योटाका और हिफुमी जो कि एक डोजन आर्टिस्ट है उसके बीच में थोड़ी बहुत अनबन होने लगती है, जिसे क्यो को शांत करवाती है। लेकिन इस इंसिडेंट के थोड़े वक्त बाद ही अल्टर ईगो गायब हो जाता है और बैकुआ सस्पेक्ट करने लगता है कि स्टूडेंट के बीच में ही कोई धोखेबाज छुपा हुआ है। अगली सुबह हम देखते हैं मकोटो, साकुदा और आओई को, जिनसे सेलेस्टिया कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले उसके ऊपर किसी बंदे ने रोबोट कॉस्ट्यूम पहनकर अटैक किया था और उस बंदे ने हिफुमी को एज अ हॉस्टेज रख रखा है। ये सब सुनने के बाद ब्याकुया का ग्रुप और मकोटो का ग्रुप अलग अलग होकर उस किलर को ढूंढने लगते हैं। मकोटो का ग्रुप पहुंचता है मेडिकल रूम में, जहाँ पे वो देखते हैं हिफुमी की बॉडी को। एंड तभी एक अलार्म भी बजता है जिसमें प्रिंसिपल मोनाकुमा बताते हैं कि हिफुमी की डेथ हो चुकी है। मकोटो ये बात ब्याकुया के ग्रुप को बताने जाता है और वो पहुंचता है फिजिक्स लैब में, जहाँ पे वो देखता है कि क्योटाका की भी डेथ हो चुकी है। एंड जब मकोटो वापस मेडिकल रूम में जाता है तो वो देखता है हिफुमी की बॉडी गायब है। ब्याकुया के साथ जब वो फिजिक्स रूम में पहुंचता है तो वो देखता है क्योटाका की भी बॉडी मिस्टीरियसली गायब हो चुकी है और उन दोनों की बॉडी बाद में जाके मिलती है आर्ट रूम के अंदर। सभी लोग अब काफी शॉक हो चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कि तभी हम देखते हैं हिफुमी को वापस से होश आता है और वो कहता है काश मैं तुम लोगों से पहले मिल चुका होता। खैर जो भी हो, मुझे याशिहिरो ने मारा है
और इसी के साथ हिफुमी अब सच में मर जाता है और उसके मरते ही कॉर्प्स डिस्कवरी अलार्म वापस से बजता है। हिफुमी की बात सुनकर सभी लोग कन्विंस हो चुके थे कि यासुहिरो द फॉर्चून टेलर ही किलर है और वो क्योका को पूल के पास मिला था किसी रोबोटिक बॉडी में फंसा हुआ। यासुहिरो डिनाई करता है कि उसने किसी को नहीं मारा, बल्कि उसे तो एक नोट देकर पूल के पास बुलाया गया था एंड देन उसे बेहोश कर दिया गया था और वो नोट कहाँ गया उसे ये भी नहीं पता। मकोटो, क्योका एंड बाकी स्टूडेंट्स अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड देन उन्हें बुलाया जाता है कोर्ट रूम में। कोर्ट रूम में जाते ही मकोटो यासुहिरो की इनोसेंस का प्रूफ देने लगता है। वो कहता है यासुहिरो किलर नहीं है क्योंकि उसने उसका सूट खुद डिजाइन किया ही नहीं और ऊपर से उस सूट में रहकर 2 लोगों को मारकर उनकी बॉडी को यहाँ से वहाँ ले जा पाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम है। क्योका भी बताती है कि जो 2 मर्डर्स हुए हैं ये 2 अलग अलग मर्डर्स हुए हैं। हिफुमी ने पहले अपनी डेथ को फेक किया एंड देन जाके क्योटाका को मार दिया एंड जब वो क्योटाका की बॉडी को आर्ट रूम में लेकर आया था तो आर्ट रूम में उसे किसी और ने मार दिया। और अब जब सबको इतना पता लग चुका था तो क्वेश्चन ये था कि आखिर किलर कौन है, जिसपे मकोटो सेलेस्टिया पे पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि सेलेस्टिया को ऑलरेडी पता लग चुका था कि 2 मर्डर्स हुए हैं जबकि अलार्म तो बस एक का ही बजा था। ये सुनकर सेलेस्टिया काफी गुस्सा हो जाती है और वो हिफुमी के लास्ट वर्ड्स को वापस बीच में लेके आती है। मकोटो कहता है हाँ तुमने सही कहा, यासुहिरा ही किलर है, लेकिन वो वाला नहीं बल्कि तुम, क्योंकि तुम्हारा असली नाम भी तो टाइको यासुहिरा ही है। ये सुनकर सेलेस्टिया एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसने ही हिफुमी को मारा था। देन रिवील होता है कि सेलेस्टिया ने ही अल्टर ईगो को चुराया था और अल्टर ईगो को लालच देते हुए उसने हिफुमी के हाथों से क्योटाका को मरवा दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो हिफुमी को बाद में अपने रास्ते से हटाकर प्राइज मनी जीत सके और उन पैसों से एक काफी बड़ा कासल खरीद सके। खैर अब ये सब कुछ नहीं हो सकता एंड अब बारी थी सेलेस्टिया के एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूट होने से पहले सेलेस्टिया चुपके से अल्टर ईगो की चाबी दे देती है क्योका को और हम देखते हैं पुराने टाइम पे जैसे विचेस को जलाकर मारा जाता था ठीक वैसे ही एटमॉस्फेयर में अभी सेलेस्टिया को रखा गया था। लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ा सा फायर ट्रक आता है और वो सेलेस्टिया को कुचल देता है। इस ट्रायल के बाद क्योका मकोटो को एक चाबी देती है और बॉयज टॉयलेट के पीछे वाले रूम को चेक करने को कहती है। मकोटो देखता है कि बॉयज टॉयलेट के पास सही में एक सीक्रेट रूम था जहाँ पे काफी ज्यादा कीमती फाइल्स रखी हुई थी। मकोटो एक फाइल को उठाता है और उसमें लिखा हुआ था चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस स्कूल से भागना नहीं है। और इससे पहले कि मकोटो और कुछ पढ़ पाता उसके पीछे एक मार्क्ड पर्सन आता है जो कि मकोटो के सर पे वार कर उसे बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। और जब मकोटो उठता है तो वो देखता है सारी की सारी फाइलें वहाँ से गायब थी। इन सब के बाद मकोटो अपने रूम में जाने लगता है कि तभी रास्ते में वो प्रिंसिपल मोनोकुमा और साकुरा को देखता है जो कि आपस में बहस कर रहे थे। प्रिंसिपल मोनोकुमा साकुरा के डोजो वालों को मारने की धमकी दे रहा होता है और उन्हें बचाने के लिए साकुरा को किसी को मारना होगा। मकोटो ये सब सुनकर किसी कंक्लूजन पे उतरता नहीं है। वो सोचता है कि साकुरा से एक बार बात कर लेनी चाहिए और ये बात क्योको को भी पता लग जाती है एंड वो मकोटो के ऊपर काफी गुस्सा होती है कि वो उससे सीक्रेट्स रख रहा है। अगले दिन प्रिंसिपल मोनोकुमो उन्हें 4th फ्लोर की भी की दे देते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे रूम्स थे जहाँ पे प्रिंसिपल मोनोकुमो स्टूडेंट्स को जाने से मना करता है बट ऑफ कोर्स स्टूडेंट फिर भी वहाँ पे जाते हैं। अल्टर ईगो से बात करने के बाद स्टूडेंट्स को पता लगता है कि उनका स्कूल एक लॉकडाउन में है कुछ इंसिडेंट्स की वजह से जो कि शायद उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने करवाए होंगे। इस खबर के बाद अल्टर ईगो उन्हें एक और इमेज दिखाता है जिसमें सायाका, हिफुमी एंड सेलेस्टिया होते हैं और इस बार की असेंबली में प्रिंसिपल मोनोकुमो उन सभी को बताते हैं कि साकुरा एक मर्डर करने वाली है और वो उनको बताते हैं कि कैसे साकुरा की फैमिली उसके पास ऐसा हॉस्टेज है और अगर साकुरा ने ऐसा नहीं किया तो वो साकुरा की फैमिली को मार देगा। आई को ये सब सुनकर काफी ज्यादा ही बुरा लगता है एंड वो रोने धोने लगती है बट ये सब दिस इनसाइडर को पसंद नहीं आता। उसकी वजह से अपने 2 क्लासमेट्स को लड़ता देखकर साकुरा काफी ज्यादा ही बुरा फील करता है। बट इसके बाद हम देख पाते हैं क्योका एंड मकोटो को जो कि अल्टर ईगो से बात कर रहे थे। अल्टर ईगो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसे किसी स्कूल नेटवर्क में कनेक्ट कर दे ताकि अल्टर ईगो उनके और काम आ पाए और वो बच्चों को वहाँ से भागने में मदद कर पाए। और क्योंकि इसमें अल्टर ईगो को काफी ज्यादा रिस्क था मकोटो और क्योका ये सब करने से काफी ज्यादा झिझक रहे होते हैं बट अल्टर ईगो के बार बार कहने पर वो लोग मान जाते हैं और मकोटो उसे वहाँ पे प्लग करके आ जाता है जहाँ पे उसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल फाइल्स मिली थी। एंड इसके बाद हम देखते हैं आओई, मकोटो एंड क्योको को जिन्हें मिलती है साकुरा की डेड बॉडी एक रूम के अंदर जो कि अंदर से लॉक था। मकोटो एंड क्योका जल्दी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं जबकि आओई अपना गुस्सा निकालती है ब्याकुया, अकावा एंड यासुहिरो पे और कहती है तुम में से ही कोई एक किलर है। सभी लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं एंड उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद उन्हें बुलाया जाता है कोर्ट रूम में जहाँ पे अकावा बताती है कि उसे ब्याकुया और यासुहिरो तीनों को ही एक लेटर मिला था साकुरा की तरफ से जिसमें उसने सभी को स्पोर्ट्स रूम में बुलाया था। वहाँ पे पहुंचते ही यासुहिरो पता नहीं क्यों एक ग्लास बोतल से साकुरा के सर पे अटैक कर देता है एंड अब सभी लोग यासुहिरो की तरफ देख रहे होते हैं बट तभी मकोटो कहता है साकुरा के ऊपर 2 हिट किए गए थे जबकि यासुहिरो ने उसे बस एक ही बार मारा था। एंड ये सुनते ही अकावा की दूसरी पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है यानी कि दी जेनोसाइडर। दी जेनोसाइडर बताता है कि दूसरा हिट और किसी ने नहीं
नहीं बल्कि उसने खुद ने मारा था। फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं जब यासुहिरो ने साकुरा पे अटैक किया था तो उससे उसका काफी खून निकला था, जिसे देखकर अकावा बेहोश हो जाती है और दी जेनोसाइडर टेक ओवर कर लेता है और अगले ही पल एक बॉटल उठाकर साकुरा के सर पे मार देता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं बैक्यूआ एक जहर की शीशी निकालता है एंड बताता है कि उस हिट से भी साकुरा की मौत नहीं हुई थी, साकुरा की मौत हुई थी जहर से। ये सुनकर आओई रोने लग जाती है और वो कहती है कि मैंने ही साकुरा को मारा था, मैंने ही उसके प्रोटीन शेक को जहर से बदल दिया था। ऐसा कहकर आओई खुद को सरेंडर करने लगती है कि तभी मकोडो एंड क्योको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, साकुरा ने सुसाइड किया था क्योंकि जिस रूम में साकुरा की डेथ हुई थी वो रूम अंदर से लॉक था। ये सुनकर आओई अपनी गलती मानती है और कहती है वो गलत वर्डिक्ट इसलिए दे रही थी क्योंकि उसे साकुरा का सुसाइड नोट मिला था, जिसमें वो बताती है कि वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रह रही थी और उसी फ्रस्ट्रेशन से फिनिश करने के लिए उसने खुद को जान से ही मार लिया और इसकी लास्ट विश ये थी कि उसकी पूरी क्लास भी उसके साथ ही मर जाए, इसलिए वो गलत वर्डिक्ट दे रही थी। बट तभी प्रिंसिपल मोनोकुमा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने वो सुसाइड नोट बदल लिया था और असली नोट में लिखा हुआ था कि साकुरा ने खुद की जान इसलिए ली थी ताकि वो अपने डोजो को बचा सके और वो चाहती है कि उसकी पूरी क्लास सही सलामत इस स्कूल से बाहर जाए। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा बुरा फील करते हैं एंड काफी ज्यादा मोटिवेटेड भी फील करते हैं कि तभी प्रिंसिपल मोनोकुमो अल्टर ईगो को निकालते हैं और कहते हैं ये लैपटॉप मुझे स्कूल के अंदर हैक करता हुआ मिला था और ऐसा कहकर वो अल्टर ईगो के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। बाद में रात को हम देख पाते हैं कि मकोटो प्रिंसिपल मोनोकुमा को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और मौके का फायदा उठाकर क्यू का कुछ इन्वेस्टिगेशन करने चली जाती है और वापस आकर वो मकोटो को किसी 16th स्टूडेंट से संभल कर रहने को कहती है जिसका नाम इकोसुवा है। सुबह स्टूडेंट्स को 5th फ्लोर का भी एक्सेस मिल जाता है जहाँ पे एक सेंचुरी होती है और एक क्लासरूम होता है जहाँ पे किसी समय पे काफी ज्यादा मारकाट हुई थी। बैक्यूया क्योको से उसकी आइडेंटिटी पूछता है बट क्योंकि इसके जवाब में कहती है उसे नहीं पता वो कौन है क्योंकि उसकी याददाश्त काफी समय पहले ही जा चुकी है। लेकिन बैक्यूया इस बात को सच नहीं मानता और वो क्योका के रूम की चाबी अपने पास रख लेता है। उस फ्लोर पे अकावा को एक सर्वाइवल नाइफ मिलता है जो कि बाद में मकोटो को दे दिया जाता है ताकि वो सर्वाइवल नाइफ का ध्यान रख सके। उस रात को क्योका मकोटो को बताती है कि उसे एक खास तरीके की चाबी मिली है, साथ ही साथ उसे हेडमास्टर के रूम में से कुछ फाइल्स भी मिली है जो कि इकोसुवा के बारे में है एंड क्योंकि मरने से पहले हेडमास्टर ऑफिस का डोर साकुरा ने तोड़ दिया था तो इसलिए क्योको वहाँ पे काफी आराम से जा पाई। क्योका मकोटो को आज रात को भी मोनोकुमा को बिजी रखने को कहती है। बाद में जाके मकोटो को रात में ना सोने की वजह से काफी हाई फीवर हो जाता है और उसे सपने में ऐसे सपने आ रहे होते हैं कि उसे उस स्कूल से बाहर नहीं निकलना है और इस स्कूल के अंदर ही रहना चाहिए। एंड देन वो एक झलक देखता है उसी मार्क्स पर्सन की जिसके हाथ में उसका सर्वाइवल नाइफ था। नेक्स्ट मोमेंट पे वो देख पाता है क्योका को जो कि मकोटो को कुछ बता रही होती है बट मकोटो कुछ समझ नहीं पाता। सुबह मकोटो स्पोर्ट्स रूम में पहुंचता है जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स एक मोनोकुमा के रोबोट को तोड़ रहे थे। बाद में और जवाब जानने के लिए वो सोचते हैं कि वो हेडमास्टर के रूम में जाएंगे एंड जैसे ही वो वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है एक और किलिंग हो चुकी है बट इस बार किसी स्टूडेंट की डेथ नहीं हुई थी बल्कि उसी मास्क पर्सन की डेड बॉडी मिलती है सेंचुरी में। वो लोग उस डेड बॉडी के मास्क को अनकवर करने ही वाले होते हैं कि तभी एक एक्सप्लोजन होता है एंड उस बॉडी का ऊपर वाला पार्ट पूरा जल चुका था जिससे वो पता नहीं लगा पाते कि वो बॉडी किसकी थी। बाद में उन्हें हेडक्वार्टर की चाबी भी मिल जाती है एंड जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे मोनोकुमो ऑलरेडी बैठा था जो उनसे कहता है कि तुम्हारी जितनी भी हरकतें हो रही है वो सभी मैं बाहर के वर्ल्ड में लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। और तभी वहाँ पे क्योका भी आ जाती है जिससे वो बॉडी क्योका की नहीं थी ये पता लग जाता है। बट तभी चीजों को और बिगाड़ने के लिए मोनोकुमा कहता है वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि 16th स्टूडेंट इकोसुवा की थी और अब उन्हें पता लगाना होगा कि किलर कौन है। ब्याक्यूया अपनी उंगली उठाता है क्योका पर और कहता है कि पूरी की पूरी टाइम वो गायब थी और उसका कुछ अता पता भी नहीं था। इसके बाद हमें रिवील किया जाता है कि इकोसुवा की डेथ किसी स्टैबिंग से नहीं बल्कि उसके सर पे किसी एरो से वार किया गया था। ब्याक्यूया बताता है कि वो एरोस डोजो रूम में थे एंड डोजो रूम की और किसी के पास नहीं बल्कि क्योका के रूम में थी। लेकिन इस चीज को क्योका ये कहकर डिफेंड कर लेती है कि उसके रूम की तो ब्याक्यूया के पास थी तो वो डोजो की को कैसे एक्सेस कर सकती है। बट अब यहाँ पे मकोटो का शक भी क्योका के ऊपर जाने लगता है और वो सोचता है कि शायद उसने उस मास्टर की का यूज करके डोजो रूम को एक्सेस कर लिया होगा। बट जब वो देखता है कि क्योका खुद को डिफेंड करने का काफी ज्यादा ट्राई कर रही थी तो वो सोचता है कि वो क्योका के ऊपर अपना भरोसा रखेगा और उसे एक्सपोज नहीं करेगा। लेकिन इतने में ही मोनोकुमा एक अजीब सा डिसीजन सुनाता है और वो मकोटो को गिल्टी प्रूफ करके उसे एग्जीक्यूट करने छोड़ देता है एक क्रशर में। मकोटो उसकी डेथ को एक्सेप्ट कर चुका था कि तभी वो क्रशर काम करना बंद कर देता है और उसके ऊपर टेक ओवर कर लेता है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मकोटो को उस क्रशर से बचाकर भेज देता है एक गार्बेज डंप में जहाँ पे क्योका भी उसके साथ कूद जाती है। क्योका उसे खाने और पीने की चीजें देती है और उसे होश में लाती है। क्योका मकोटो को बताती है कि प्रिंसिपल मोनोकुमा ने जानबूझ के मकोटो को विक्टिम बनाया ताकि वो प्रेशर के अंदर आकर मास्टर की के बारे में सभी को बता दे और लास्ट में क्योका एक किलर बन जाए जिससे क्योका का एग्जीक्यूशन हो जाए। लेकिन मकोटो ने सही ऑप्शन चूज किया और इसके बाद जब वो गार्बेज चेम्बर से काफी बड़ी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहे होते हैं तो बीच रास्ते में क्योका को उसकी कुछ मेमोरीज याद आती है। हमें पता लगता
बताता है कि क्योंका असल में एक सुपर हाई स्कूल लेवल डिटेक्टिव है और वो इस एकेडमी में उसके पापा को ढूंढने आई थी। हालांकि क्योंका के उसके पापा से कुछ ज्यादा अच्छी बनती नहीं है और वो सस्पेक्ट कर रही थी कि उसके पापा ही प्रिंसिपल मोनोकुमा है। उस चेंबर से बाहर निकलने के बाद क्योंका एंड मकोटो कन्फ्रंट करते हैं प्रिंसिपल मोनोकुमा को और वो मोनोकुमा से कहते हैं कि अगली बार अगर उन्होंने मकोटो को एग्जीक्यूट करवा भी दिया तो इससे ये साबित नहीं हो जाएगा कि निराशा आशा को हरा सकती है, क्योंकि हमेशा अंत में आशा ही जीतेगी। इसके बाद मोनोकुमा एंड वो दोनों स्टूडेंट्स आपस में एक डील करते हैं। उस डील के मुताबिक अब एक फाइनल क्लास ट्रायल होगा जिसके अंदर उन स्टूडेंट्स को इकोसुवा के रियल किलर का पता लगाना है, साथ ही साथ उनके एकेडमी के जितने भी सीक्रेट्स है उनका पता भी उन लोगों को लगाना होगा। एंड अब जब मकोटो और क्योका को सारे सीक्रेट रूम्स का एक्सेस मिल जाता है तो वो लोग अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। एक रूम इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उन्हें मिलते हैं क्योका के फादर की रिमेन्स, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि क्योका के फादर मोनोकुमा नहीं है और असल में वो काफी अच्छे इंसान थे, उनका इस किलिंग गेम से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। बट उस बॉक्स में उन्हें एक मेमोरी कार्ड भी मिलता है जिसमें उन सभी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू की क्लिप्स थी, जिसमें वो सभी लोग एग्री कर रहे थे उस एकेडमी में रहने की। इससे पहले कि वो सभी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देख पाते तभी मोनोकुमा वहाँ पे आकर प्लग निकाल देता है, जिससे वो सभी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू नहीं देख पाते। क्योंकि उसके फादर की डेथ से कुछ ज्यादा ही सैड थी, इसलिए बाकी की इन्वेस्टिगेशन मकोटो खुद ही करता है। वो हेडमास्टर की हैंडबुक का यूज करके कुछ सीक्रेट लॉकर्स को खोलता है एंड उन लॉकर्स के अंदर कुछ नोटबुक्स थी जो कि याशुहिरो की थी, बट उसमें क्योका की भी कुछ हैंडराइटिंग थी। इसके बाद मकोटो पहुंचता है एक आइस चेंबर में जहाँ पे जितनी भी डेड बॉडी होती है उन्हें डिस्पोज करने के लिए रख दिया जाता है। और वहाँ पे जब वो इकोसुवा की बॉडी देखता है तो उसे पता लगता है कि इकोसुवा की बॉडी के ऊपर और भी काफी सारे घाव थे, लेकिन तभी वहाँ पे मोनोकुमा आ जाता है और वो मकोटो की एक फोटोग्राफ देता है जिसके अंदर मकोटो को छोड़ के उसके सारे क्लासमेट्स थे। मकोटो एंड क्योको की इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है और वो सभी लोग आते हैं फाइनल क्लास ट्रायल में। वहाँ पे सभी स्टूडेंट बताते हैं कि उन सभी को एक एक फोटो मिली है जिसके अंदर इनके सारे क्लासमेट्स तो है बट वो खुद उस फोटो से मिसिंग है। मकोटो उन सभी को वो सारी नोटबुक्स दिखाता है जो उसे मिली थी और वो उन सभी को कहता है कि असल में हम सभी की मेमोरी इरेज हो चुकी है और हमारी मेमोरी और किसी ने नहीं बल्कि मोनोकुमा ने ही इरेज करी है। साथ ही साथ मकोटो कहता है कि इकोसुवा का मर्डरर और कोई नहीं बल्कि मोनोकुमा ही था, उसी ने इकोसुवा को मारा था। इसके प्रूफ में वो बताता है कि इकोसुवा एक बार नहीं बल्कि 2 बार मारा गया था। जब वो एक्चुअल में मरा था तो उसकी बॉडी के ऊपर ठीक वैसे ही वुंड्स थे जैसे जंको को मिले थे। इसका मतलब उसको और किसी ने नहीं बल्कि मोनोकुमा ने ही मारा है। क्योका भी अपनी इनोसेंस प्रूफ करते हुए अपने हाथों को दिखाती है जो कि एक्चुअल में जले हुए थे एंड वो कहती है कि इन हाथों से वो कभी भी किसी एरो को फायर कर ही नहीं सकती, जिससे इकोसुवा का किलर कंफर्म हो जाता है। लेकिन तभी मकोटो बताता है मोनोकुमा की ट्रू आइडेंटिटी, जो कि और कोई नहीं बल्कि डेड स्टूडेंट जुंको है। हाँ, वही स्टूडेंट जिसे सीरीज की स्टार्टिंग में मोनोकुमा ने ही मार दिया था पनिशमेंट के तौर पर। एंड देन तभी जुंको खुद को रिवील करती है और उन सभी को बताती है कि कैसे उसके पास टाइटल है सुपर हाई स्कूल लेवल निराशा का एंड कि कैसे उसने अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर उन सभी को पागल बनाया और हेडमास्टर को भी मार दिया और एंड में अपनी खुद की बहन को भी धोखा दे दिया। और सारे रास्ते साफ हो जाने के बाद उसने एक किलिंग गेम स्टार्ट किया। इसके बाद वो सभी को बाहर की दुनिया का नजारा दिखाती है जिसमें हम देख पाते हैं कि बाहर की दुनिया में काफी ज्यादा दंगे और कलेश हो रहे हैं, जिसे जेनोसाइडर भी कंफर्म करती है, जिसकी मेमोरी अब तक वापस आ चुकी थी और उसकी मेमोरी क्योंकि अकावा से अलग रहती थी तो वो ये सब चीजें जानती थी। जिनको देन रिवील करती है कि कैसे सभी स्टूडेंट्स को इस स्कूल में एक्चुअली 2 साल हो चुके हैं साथ में पढ़ते हुए एंड कैसे 1 साल पहले वो ट्रेजेडी हिट करी थी जिस वजह से उस वर्ल्ड में इतने ज्यादा दंगे हो रहे हैं। और ये स्कूल तो एक्चुअल में एक शेल्टर था उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने कंधों पे आशा कैरी करते थे। लेकिन जुंको, जिसका आशा से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं बल्कि उसके पास तो टाइटल ही सुपर हाई स्कूल लेवल निराशा का है, वो ये सब खराब कर देती है हेडमास्टर को मार के किलिंग गेम स्टार्ट कर एंड देन जिनको उनके आगे एक ऑफर रखती है कि सभी स्टूडेंट्स को आशा और निराशा के लिए वोट करना होगा और अगर सभी स्टूडेंट आशा के लिए वोट करते हैं तो उन्हें ही एकेडमी छोड़ के जाना होगा। लेकिन अगर उन सभी स्टूडेंट में से कोई भी एक स्टूडेंट निराशा के लिए वोट कर देता है तो उन सभी को इसी एकेडमी में रहना होगा और सिर्फ मकोटो ही एग्जीक्यूट होगा। मकोटो सभी स्टूडेंट को कन्विंस करने का ट्राई करता है एंड वैसा कर भी लेता है, जिससे इसको टाइटल मिल जाता है सुपर हाई स्कूल लेवल आशा का। हम देखते हैं सभी स्टूडेंट होप के लिए ही वोट करते हैं एंड इस चीज से निराश होकर जुंको खुद को भी एग्जीक्यूट करवा लेती है एंड उसकी डेथ के बाद वहाँ पे आता है एक एग्जिट बटन, जिसे प्रेस करके वो सभी स्टूडेंट उस एकेडमी से बाहर जाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं मोनोकुमा को जो कि अभी भी एक्टिव था एंड इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो या सीरीज पसंद आई हो तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काफी मेहनत लगती है ये सब वीडियोस बनाने में एंड मैं से और भी सीरीज अपलोड करूंगा इस चैनल पे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।